Hello, today I will be teaching you the B.Ed subject, that is childhood and growing up. This is for first year and the subject code is 101. मैं शॉर्ट में पहले बता देती हूँ कि ये मैं बना क्यों रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि ये मैं स्पेशली उन लेडीज़ के लिए बना रही हूँ जो जो ऑलरेडी लाइक हाउस होल्ड भी संभाल रही हैं, जॉब भी करे, लाइक टीचिंग फील्ड में ही हैं। बट होता है बहुत बार कि आप टीचिंग फील्ड में हो, आपको जॉब मिल चुकी रहती बट डिग्री कंप्लीट नहीं हुई रहती, या फिर आप डिग्री भी कर रहे हो साथ साथ जॉब भी कर रहे हो, ऐसा भी होता है। फिर फैमिली भी देखना है, बच्चे भी देखना है, XYZ सारी चीज़ें देखनी है। एंड देन बाय द एंड ऑफ द ईयर असाइनमेंट लिखते लिखते टाइम ऐसे निकल जाता है कि नोट्स बनाने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। एंड देन नोट्स भी हमें थोड़ा ऐसा चाहिए जो हमारे ओन वर्ड्स में इजी हो जाए समझने के लिए। और बुक से ज़्यादा इंसान सुनकर और देख के ज़्यादा समझना प्रेफर करता है। जैसे हम खुद स्टूडेंट को पढ़ाते वैसे ही बीइंग अ टीचर हमें भी वही चीज़ें समझ में आती है। डिपेंड्स, हर किसी का IQ लेवल अलग अलग है। बट मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ, उन लेडीज़ के लिए बना रही हूँ, बिकॉज उनके पास टाइम बहुत कम रहता है और उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। बिकॉज मैं क्वेश्चन प्लस आंसर सारी चीज़ें दे रही हूँ इसमें, और मैं अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि मे भी हो सकता है ये इजी हो जाए उन लेडीज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 2 होगा तो बहुत बार इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। वो इसलिए क्वेश्चन 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, बिकॉज जो ऑप्शनल जो रहता है ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, SPPU का है, पुणे यूनिवर्सिटी का। और जो ऑप्शनल रहता है, और यू कैन चूज़ दिस और यू कैन चूज़ दैट, मतलब इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने दोनों भी सॉल्व किया। मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो हम आंसर अवॉइड, क्वेश्चन अवॉइड करने से बेटर है कि गो थ्रू कर ले, इसीलिए वो भी आपको मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 1, क्वेश्चन नंबर 2 2, इस तरीके से फॉर्मेट में मिलेगा आपको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी and the environment with a suitable example. Write the importance of heredity and environment. In what way will you use this concept as a teacher in teaching learning process? बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि हेरिडिटी या हेरिटेट जो भी आप बोलो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। एनवायरनमेंट, ये इसको आप सूटेबल एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन अगेन इसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट एज अ टीचर हम लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेट्स सी। और आप कोशिश करना कि ज़्यादातर, जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप है, आप थोड़ा पेपर में लिखते लिखते एंजॉय करते करते थोड़ा ट्री डायग्राम जैसा क्लाउड सेक्शन या फिर कोई भी शेप जो आपको याद आ रहा है दिमाग में वैसा बना दोगे ना, तो फिर वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। मतलब पेज भी भरा भरा हो जाएगा, कवर भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, और आपका जितना पेज जो एज़ पर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया 6 पेज 3 पेज, प्रोबेबली 3 पेज एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब फ्रंट एंड बैक मिलाकर 1 पेज हो रहा है, तो वैसा। तो अभी चलो देख लेते हैं हम आंसर। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी इज़ नथिंग, इट इज़ टॉकिंग अबाउट, ये बात इस चीज़ के बारे में कर रहा है जो जेनेटिकली चीज़ें पेरेंट्स से चाइल्ड को ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि ये क्या है। इट इज़ अ फिज़िकल टर्म, और ये फिज़िकली बच्चों में कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे आई कलर हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, हाइट हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चाइल्ड में इनहेरिटेड देयर फादर हाइट्स और देयर मदर आई कलर। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताई जा रही है। एनवायरनमेंट रिफर द एक्सटर्नल फैक्टर। एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर है जहाँ पे बच्चे का फिज़िकली ग्रोथ होता है, डेवलप होता है बच्चा, सराउंडिंग।
आप सोसाइटी ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, घर का माहौल जो रहता है जहाँ पे बच्चे सोशल से लेके इमोशनल से लेके सारी चीज़ें वहाँ पे सीखते हैं, सो उसको टर्म दिया गया है एनवायरनमेंट। ओके, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। और जहाँ पे बच्चे एक्सपीरियंस करते लाइफ की चीज़ें एंड ऑल एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल, a child raised in a supportive family environment may develop better social and emotional skill than a child raised in a neglectful environment। मतलब जो बच्चा पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट में डेवलप होता है सोशली इमोशनली, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा पिकअप करता है, ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें कैच करता है रैदर देन द स्टूडेंट और अ चाइल्ड जिनको मतलब थोड़ा निगलेक्ट किया जाता है। निगलेक्ट इन द सेंस आप फाइनेंशियली बोलो, इमोशनली बोलो, या कैसे भी बोल सकते। बहुत बार हम देखा जाए तो बोथ दो पेरेंट्स लाइक मॉम डैड दोनों भी जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल में, पेरेंट्स सो रहे, जब बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स ड्यूटी पे, बच्चे घर पे है या फिर ट्यूशन क्लासेस में है, तो समहाउ वो निगलेक्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि निगलेक्ट कर दिया जाता है, बट किसी भी तरीके से बहुत बार वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह जाते, बहुत बार मेंटली वो अलोन फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। सो उसका एग्जाम्पल ये दिया गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, अब वो हम चेक कर लेते हैं। सो अभी जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो फिज़िकल अपीयरेंस, जो फिज़िकली चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से बच्चों में, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। द फिज़िकल अपीयरेंस मतलब हमारा जो लुक रहता है वो, अदर देन हेल्थ कंडीशन, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। मेंटल एबिलिटी होगी, हेल्थ कंडीशन हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, हमारा जेस्चर हो गया, हमारे उठने बैठने के तरीके हो गए। ये सारी चीज़ें किससे हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, चाहे वो हमारे खुद के पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बाय बर्थ पेरेंट्स है उसी से, ग्रैंड पेरेंट्स से भी वो चीज़ें मिल जाती हैं। एनवायरनमेंट, अब पहले ऊपर का देख लेते हैं फिर एनवायरनमेंट पे आती हूँ, सॉरी। Example, a child might inherit a talent from for music from a parents। अब inherited मतलब जो अभी जैसे कि हमने बात की कि जो चीज़ें पास आउट होती है पेरेंट्स से बच्चों में, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, कोई बच्चा राइटर बहुत अच्छा है, कोई पोएट बहुत अच्छा है, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, किसी में कुकिंग स्किल बहुत अच्छी है। आप खुद भी अपने बच्चों में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो चीज़ हम खुद पढ़ रहे हैं या फिर जो मैरिड है वो पढ़ रही हैं, जो या फिर जो स्टूडेंट जो नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, जो मतलब जिनका प्रॉपर एजुकेशन चल रहा है, गैप नहीं हुआ है, तो वो अपने सिबलिंग्स में हो सकता है वो, या तो फिर वो खुद में या फिर नेफ्यू में। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, मतलब नेचुरल चीज़ है, वो अपने आप दिख जाती है, तो आपको भी दिख सकता है। ओके, मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना चाहती, बट वो हो जा रहा है जितने कम टाइम में कर सकूँ और जल्दी से जल्दी हो सके कि आप तक वो चीज़ें पहुँच जाए। अभी environment shapes behaviors, learning, social skills. Environment can either support or hinder person develops based on the factor like education, culture, social interactions। इसमें क्या है कि या तो बच्चों को सपोर्ट किया जाता, सपोर्ट करते हैं, या तो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है वो सिचुएशन। मैं ये नहीं बोली कि पर्पसली हो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हो जाता है बच्चों के लिए वो। तो बच्चे पॉजिटिव चीज़ें हो या चाहे नेगेटिव चीज़ें हो, ये दोनों भी चीज़ उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। चाहे वो उसका घर हो गया, चाहे उसका उसका उसके नेबरहुड फ्रेंड हो गए, या तो फिर उसका ट्यूशन क्लासेस, उसका स्कूल हो गया, कहीं भी हो सकता है। बच्चे वो एज ही ऐसा है कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस नेगेटिव चेंजेस दोनों भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द एरिया सिचुएशन और बच्चे की क्या सिचुएशन है उस पर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल्स भी मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यूजिंग हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट
इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एज अ टीचर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो बेसिकली जो मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रही हूँ बिकॉज बहुत एक्सटेंड हो रहा है। एज अ टीचर हम जो अभी जितनी भी चीज़ें दी गई है कि हम जब बच्चों को क्लासीफाई करते हैं तो किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अभी कोई भी बच्चा हमारा फेवरेट नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज हर किसी की आईक्यू लेवल, सोचने समझने सारे तरीके बहुत अलग है। और बहुत बार बच्चे का बोन बॉडी चीज़ें जो फिज़िकल डेवलपमेंट वो भी नहीं हो रहा था। जैसे कि आप छोटे बच्चे को ले लीजिए, केजी वगैरह के जो बच्चे रहते हैं उनको पेंसिल पकड़नी बोलिए, वो नहीं पकड़ पाते। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं या फिर नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चों का बॉडी स्लो ग्रो होता है, कुछ बच्चों का फास्ट ग्रो होता है, उसकी वजह से बोन में भी ग्रोथ आगे पीछे होती रहती है, जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। आपकी क्लास में बच्चा या फिर एज अ स्टूडेंट आप खुद, आपके देखना क्लास में कुछ टॉपर होंगे, कुछ एवरेज, कुछ थोड़ा उसके ऊपर वाले भी रहेंगे और कुछ उसके नीचे वाले भी रहेंगे। तो वो क्लासीफाई हो जाता है कि अरे ये टॉपर है, ये टॉपर के बाद वाले, ये एवरेज है और ये बिलो दी बेल्ट है। तो इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, फिर वो हमारे लिए इजी इस तरीके से हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा टॉपर है, इसको मतलब इसको एकदम से चढ़ाना नहीं है, बट हाँ इसको ध्यान में रखना कि यस इस बच्चे पे भी फोकस करना है, मिडल में जो बच्चे हैं उन पे भी फोकस करना है, पर ज़्यादा किस बच्चे पे ज़रूरत है ना फोकस करने की। इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चे को, और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हो वो सारी चीज़ें हम पूरा अरेंज कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं लेके उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर वो बच्चे को जो हम समझेंगे कि एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट अ सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट, तब बच्चा वो चीज़ अपना आप कर लेगा। ओके, तो आई होप पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ गया। उसी में जो दूसरा जो और वाला था, मतलब ऑप्शन में और आता है, उसी को मैंने और नहीं डाल के मैंने कंटिन्यू किया है। मतलब अगेन क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अडोलेसेंट स्टेज विथ एग्जाम्पल। ओके, फिर इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या हम लेंगे एडोलसेंट को किस स्टेज पे, मतलब उनको समझाने के लिए XYZ। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दीज आर द टू फैक्टर ऑफ, ये दो फैक्टर बच्चों के प्रोसेस का। ग्रोथ रिफर क्या करता है, फिजिकल टर्म रिफर करता है, चेंजेस अ पर्सन एक्सपीरियंस सच एज इंक्रीजिंग इन हाइट, वेट और अदर बॉडीली फंक्शन। मतलब ग्रोथ में क्या होता है कि फिजिकली बच्चा ग्रोथ होता है, चाहे उसकी हाइट ग्रो हो रही है, चाहे उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, या तो फिर उसके ये सारे चीज़ें ग्रो हो रहे हैं, लाइक हाइट, वेट, बॉडी के दूसरे फंक्शन हो रहे हैं। बहुत बार आवाज़ चेंज हो रही, बच्चा डिपेंड्स कि क्या स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ग्रो टॉलर एज अ द एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग वो बच्चा, उसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। बहुत कम बच्चे रहते हैं जिनकी हाइट ब्लॉक होती है, बट बहुत रेयर केस में होता है ये चीज़। अब डेवलपमेंट रिफर to the progress in skill, intelligence, emotional maturity, social behavior over time। मतलब इसमें जब डेवलप की बात ग्रोथ मतलब हम बोल रहे हैं तो फिजिकल टर्म में ग्रोथ हो रहा है, बॉडी वाइज हो रहा है, और डेवलप हो रहा है मतलब मेंटली डेवलप हो रहा है। वो उसको एक क्यूरियोसिटी आ रही है, या कोई नई चीज़ सीख रहा है वो, या फिर बाय बर्थ वो इंटेलिजेंट है जो जेनेटिकली पास हो चुकी होगी, मतलब पेरेंट्स से पास होती है। फिर या तो इमोशनली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेच्योर बच्चा है। सोशल बिहेवियर उसका या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है।
पॉजिटिव मतलब उसको पता है कि लाइक कब कहाँ कितनी बात करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो दिखने में बहुत क्यूट छोटे से रहते हैं, या फिर बड़े बच्चे भी वो या तो बहुत मेच्योरिटी वाली बात कर लेते हैं या तो फिर बहुत इमेच्योरिटी वाली बात कर लेते हैं। सो डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होती है, बट हर बच्चे का डेवलपमेंट का जो स्पेस होता है अपना अपना डिफरेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलसेंट डेवलपमेंट। अभी ये अडोलसेंट किसको रिफ़र किया? बच्चे को रिफ़र किया, जो बच्चे होते स्कूल के उनके लिए। फिजिकल डेवलपमेंट, adolescent is make rapid physical changes like the growth, it could be a sexual and तो इसमें क्या होता है कि जो बॉय चाइल्ड होता है उनकी जो वोकल होती है आवाज़ चेंज हो जाती है, थोड़ी सी पिच थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गर्ल चाइल्ड होती है तो अगर वो लाइक 8-9 की हो जाती है तो पहले तो ऐसा होता था कि लेट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आते थे, बट नाउ 10-11 साल के बच्चे हैं उसको पीरियड्स आ जाते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं रहता है। सो बीइंग अ टीचर अभी तो स्कूल्स में भी हो गए कि उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती, बट उनके लिए भी एज क्राइटेरिया सेट है कि कौन से स्टैंडर्ड से, लाइक प्रोबेबली ये सारे जो स्टेजेस आते हैं 4th के बाद ही होते हैं या बहुत रेयर केस में 4th में हो जाते हैं, बट 5th to 10th स्टैंडर्ड की लड़कियों के लिए ये एजुकेशन गवर्नमेंट ने ही फ्री रखा है, हर स्कूल में ये सारी चीज़ें दी जाती है। ओके अभी सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम सोशल डेवलपमेंट में देखते हैं कि बच्चे जब अडोलसेंट जब आइडेंटिफाई करता है, स्पेंड करता टाइम अपने पीयर ग्रुप के साथ या फिर उनके पीयर ग्रुप मीन्स उनके एज वाले लोगों के साथ जो रहते हैं, एक्टिविटी पे रहता अप्रोच, फिर उसका अपना खुद का ओपिनियन रहता है, वो या तो फिर वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड बहुत रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऑल, उनके खुद के ओपिनियन या ग्रुप वर्क में ग्रुप स्टडीज़ में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो दीज आर द सोशल डेवलपमेंट और ये अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। एग्जाम्पल, अ टीनेजर might become a more interested in group activities or a peer approval than in family opinion। मतलब अब उनको जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, कोलैबोरेशन में रहना पसंद करते हैं, रादर देन उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद आते, उनको दूसरों का ओपिनियन नहीं पसंद आता, वो खुद का अप्रोच पहले रखना पसंद करते हैं। सो दीज आर द थिंग हैपन। ओके प्रिकॉशन फॉर टीचिंग adolescent, प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट। मतलब बच्चों को क्या एकदम सेफ एनवायरनमेंट हमें इंश्योर करना है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें इमोशनली भी देखना है कि बच्चे कोई बुली नहीं कर रहा है, वो सब इंगेज सही से हो रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो इनकरेज कर रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन, जो ग्रुप डिस्कशन दिया जाता है। फिर उनके बहुत बार होते हैं कि मूड स्विंग्स होना, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे दब के रह जाते, तो वो सारी चीज़ों पे एज अ टीचर हमारा काम क्या है कि वो सब चीज़ों पे देखें कि वो कहीं ना कहीं वो बच्चा निगलेक्ट ना हो जाए, और हमारा काम है उस पर ध्यान देना। बहुत बार सेंसिटिव बहुत बच्चे रहते हैं, मतलब वो सोचना समझना बहुत बार उनको बहुत सोच समझ के कोई चीज़ें करना, बहुत एज ऐसी रहती है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं कि उनके थॉट प्रोसेस भी बहुत बार चेंज होते रहते हैं। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला कि बच्चों का जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो मूड स्विंग्स होता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना रिस्पॉन्स करता है। सो दैट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनकी ये बातें को समझने की कोशिश करें, ना कि हम उनको अपनी अपनी मर्ज़ी या फिर अपना एक एक्सप्लेनेशन थोपे, बिकॉज उस एज से उस फेज से हम भी निकल चुके रहते हैं। तो इंस्पायरिंग ऑफ बीइंग टीचर उनकी चीज़ें और उनका एज को देखते हुए, उनके मेंटल हेल्थ को देखते हुए हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि बच्चे वो चीज़ें समझेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, जो बता रहा है व्हाट इज मेन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन द कॉज of individual difference with the examples. How will you guide the student for their development by considering the concept of individual difference? मतलब individual difference को कैसे explain करना है, उसके causes बताने हैं, and how we will consider as a, let's see. Individual difference refer to the variation among the students. The term that the ability, learning style and interest, intelligence and personality and background. जैसे कि इससे भी पहले ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पढ़े थे कि हर बच्चे का IQ लेवल, मेंटल हेल्थ, एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट, राइटिंग स्किल, पर्सनालिटी बहुत अलग रहता है. ओके तो वो एक दूसरे से यूनिक बनाता है, इंडिविजुअल बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट एक्सेल इन मैथमेटिक्स वाइल अदर मे बी हैव गुड एट और द लैंग्वेजेस. मतलब अभी मैं इसी का एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, क्लासरूम का लाइव एग्जाम्पल ले लेती हूँ. कोई एक बच्चा है जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, और कोई दूसरा बच्चा है जिसका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, कोई तीसरा बच्चा है जिसका आर्ट ड्राइंग वो बहुत ही फैंटास्टिक है, जो नेशनल लेवल पे जा सकता है, ड्राइंग कर सकता है या कर सकती है, होता है. और वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ग्रुप स्टडी में ही चीज़ें समझ में आती है, अदर दिन उनको समझ में नहीं आती है. टीचर्स की थॉट प्रोसेस अलग रहते हैं, बच्चे एक दूसरे के लेवल पे आ जाते हैं तो वो अलग रहते हैं. सो बेसिकली बोलने का मतलब इतना ही है, एक्सप्लेन करने का, कि हर बच्चे का IQ लेवल, मेंटल हेल्थ, learning process, writing process, writing including writing, everything is different. So this makes every child individual difference, like these are the difference, individual difference from for all the student. Causes of individual different. जेनेटिक फैक्टर. अब कॉज में क्या आ गया, जेनेटिक फैक्टर आ गया. जैसे कि कोई बच्चा मतलब फिजिकल फीचर में टैलेंटेड है, कोई बच्चा किसी और चीज़ में टैलेंटेड है, जैसे कि मैंने अभी बोला है फिजिकल फैक्टर्स जो होता है. अ चाइल्ड माइट इनहेरिट देयर पेरेंट्स म्यूजिकल टैलेंट. मतलब इनहेरिट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अलाइव बट उसके टैलेंट्स उसके अंदर है. मतलब जैसे कि बहुत बार छोटा बेबी रहता है या फिर 8-9 साल का बच्चा रहता है, तो हम कहते हैं ना कि अरे ग्रैंडसन की चीज़ें इसके अंदर आ गई. इट मीन्स व्हाट, कि उनकी क्वालिटीज़ इन बच्चों में आ चुकी हुई है, वो जेनेटिकली पास होती है, गॉड गिफ्टेड रहती है. सो दीज आर द जेनेटिकल फैक्टर्स. अब देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर क्या. अ पर्सन एक्सपीरियंस upbringing, social environment and educational impact the development. मतलब उनका सोशल लाइफ से लेके एजुकेशनल लाइफ, सारे चीज़ों में इन और उनके सराउंड से लेके सब चीज़ों में चेंजेस आता है. तो दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर. हाँ, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं हम वो देख लेते हैं. अ चाइल्ड राइज इन अ रीडिंग इन रिच एनवायरनमेंट may develop a better language skill than the one with the limited access to the book. मतलब एक ऐसा बच्चा जिसका रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट लेवल पर है, और उसको पता है कि उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो लैंग्वेज कमांड है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी. अदर देन जो ऐसे बच्चे जिसका लिमिटेड एडिशन चीज़ें ही मिली है, जैसे बुक्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, शॉर्ट पीरियड के लिए मिले, तो उन बच्चों का जो एक्सेस रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा. मतलब डिफरेंस थोड़ा सा अलग रहेगा, बिकॉज उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ घर में भी बहुत अलग रहेगा. कल्चरल वाइज कल्चरल बैकग्राउंड शेप द पर्सन वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. आप बच्चे को जिस कल्चर में रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का बिहेवियर्स, बच्चे का एथिक्स, वैल्यू, बच्चे सारी चीज़ें सीखते हैं. तो ये सब भी चीज़ें जो बाय बर्थ बच्चा ये सीखना शुरू कर देता है, और इन सब चीज़ों से हो सकता है कि कुछ चीज़ें
बच्चा सॉरी कुछ चीज़ें बच्चा ऐसा होता है जो सीख के आता नहीं है, सॉरी, स्कूल लाइफ में या फिर पार्क में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो सीख रहा है। और सम ऑफ द थिंग इज़ कि आपके जो सराउंडिंग चीज़ें, सोसाइटी पार्क हो गया, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो गया, फिर या फिर कुछ फेस्टिवल्स हो रहे, तो छोटी छोटी चीज़ें बच्चे उससे भी लर्न करते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड दिवाली, दिस इज़ कॉल्ड ईद, ईद में ऐसा होता है, दिवाली में ऐसा होता है, क्रिसमस में ऐसा होता है। सो दीज आर द बेसिक लर्निंग फैक्टर विच द चाइल्ड गेट फ्रॉम बाय बर्थ। कल्चरल वैल्यूज इन उससे चीज़ें सीखते हैं वो। ओके, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, the types of school and the teaching received also play a role in individual difference. A student has a attend a high quality school may be more advanced than the one from the low performing school. Obvious सी बात है कि अब जैसे बोला जाए एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी ही डिपेंड करता है। अभी जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से रहेगा और जो बच्चा कोई कॉन्वेंट स्कूल से होगा या फिर जो बच्चे कुछ स्टेट बोर्ड स्कूल से होगा, तो इन तीनों बच्चों के कैटेगरी में डिफरेंस आते हैं कि जो हाई क्लास स्कूल से, हाई एनवायरनमेंट से है, तो उनकी हर एक बिहेवियर से लेके, एथिक्स से लेके, एजुकेशन से लेके, लैंग्वेज के बारे सब डिफरेंट रहेगा। और बाकी ये दो बच्चे का भी डिफरेंट रहेगा, इसका थोड़ा इससे लो रहेगा, उसका थोड़ा उससे लो रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंस। कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं बट अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी सराउंडिंग, और स्कूल से जितना मिल सकेगा वो उतना ही करेगा। मतलब वो एज ही ऐसी, बाय द एज वो ग्रो करके डेवलप करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट राइट नाउ ये सारी चीज़ें उनको स्कूल से ही मिल सकती है और स्कूल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंस आने वाले हैं। ओके, गाइडिंग स्टूडेंट फॉर देयर डेवलपमेंट कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, तो अब इसमें मैं हर एक पॉइंट को एक साथ, हर एक चीज़ को रीड करके नहीं बता रही, ओवरऑल बता रही हूँ मैं, बिकॉज अभी हम बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस होते हुए भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे, कंसिडर कर रहे। इट मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल, अब स्कूल में हम चले गए हैं, तो चाहे वो हाईली क्वालिफाइड बच्चा बहुत टॉप का हो, चाहे वो ऑन एन एवरेज बच्चा हो, चाहे वो क्लास का जो बैक बेंचर बच्चा हो, वो उन तीनों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये तीनों लेवल के बच्चे को, तीनों को एक ही चीज़ दी जाएगी। हम एक्सेप्ट करते हैं, स्कूल एक्सेप्ट करती है, और टीचर को करना भी चाहिए कि हाँ ये सारे की कैटेगरी अलग है, बट वो साथ में एक साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ उठना बैठना होता है, डेफिनेटली एक ही स्कूल में हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरीके से हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि येस यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एट योर ओन प्लेस। दीज आर द थिंग। पॉजिटिवली बच्चों को जब हम सपोर्ट करेंगे तो जो बच्चा लो है स्टडी में वो भी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ओके, सो आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब ट्राई टू इलेबरेट इन योर ओन वर्ड्स, जितना आपके ओन वर्ड्स में इलेबरेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, come to the next question number 2. What is meant by individual education? How will you identify slow learner in your classroom? Write the characteristic of such student. What measure will be you take slow learner student? अब यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल एजुकेशन रिफर टू द प्रैक्टिकल ऑफ टीचिंग ऑल द स्टूडेंट रिगार्डलेस of their physical, intelligent and emotional challenges in regular education setting with all the necessary support। जैसे कि अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको एक्सप्लेन किया है कि बच्चे इंडिविजुअल है, बट उनको सारी चीज़ नोट डाउन करते हुए, उनकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी इक्विपमेंट है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वी विल प्रोवाइड ऑन अ इक्वल स्केल। ओके, तो ये चीज़ आपको डालना है।
और जो अगर जो बच्चे अभी आप बीएड वाले अब जो जॉब करते होंगे, सो यू गाइज विल नोटिस दिस थिंग्स कि ये स्कूल में होती है। चाहे आप ट्यूशन क्लासेस भी लेते होंगे तो आपके ट्यूशन क्लासेस में भी ऐसे बच्चे आपको दिखते होंगे। नाउ आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर। Slow learner, a student who take more time to grasp concept compared to their peers. They must not have learning disability but not extra support to succeed. स्लो लर्नर के लिए प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है कि उनको कोई फिज़िकल ग्रास्पिंग पावर कम है या तो फिर उनको कोई डिसेबिलिटी है, नो, बट उनको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है, लाइक जैसे कि दूसरे बच्चे ट्यूशन क्लासेस जा सकते हैं या कुछ बच्चे उनके घर में प्रोजेक्टर है तो फिर वो पिक्चर के थ्रू पढ़ सकते हैं, या तो फिर बुक्स भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास बुक्स लेने के लिए भी पैसे नहीं रहते या बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। या फिर एनवायरनमेंट घर का बहुत अलग है, लाइक बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं पर घर की लैंग्वेज बहुत अलग है, तो बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है। So these are the things which you need to note down. Characteristic of slow learner. Slow process of information. They take more time to understand and respond to the question. Definitely स्लो लर्नर का सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि उनको कोई, चाहे आप वो इंग्लिश मीडियम से है बट उनको समझ में नहीं आएगा, चाहे वो मराठी मीडियम से, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड, they will understand but they will take more time to प्रोसेस एंड देन दे विल आंसर कि एग्जैक्ट। बहुत बार बच्चों को समझ भी जाता है बट कन्फ्यूजन ये रहती है कि क्या ये सही है, ये सोच के भी बच्चे डर जाते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। डिफ़िकल्टी टू रेटिंग इंफॉर्मेशन, दे माइट फॉरगेट व्हाट वाज द टॉट क्विकली। मतलब हाँ, ये बिल्कुल होता है कि हम जो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लेक्चर में, आज सुबह ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया हो, वो मिड लेक्चर या फिर लास्ट लेक्चर आते 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 बच्चे भूल जाते, ओ अच्छा मिस ने ये भी पढ़ाया था। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, दे टेंड टू स्कोर लोअर इन एग्ज़ाम और असाइनमेंट कंपेयर टू पीयर्स। मतलब उनके साथ वालों के उनके जो क्लासमेट है, फेलोमेट से कंपेयर टू उनके, इनका थोड़ा हर एक चीज़ में थोड़ा मार्क्स भी कम हो जाता है, थोड़ा असाइनमेंट्स भी कम, बिकॉज बहुत सारी इक्विपमेंट भी उनके पास नहीं रहती, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट। पेरेंट्स पढ़ रहे उर्दू मीडियम से, बच्चे पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम से, फादर दे अंडरस्टैंड माइट बी, और समटाइम मदर अंडरस्टैंड इंग्लिश बट he or she they might be some of the time they both are not available at the same time। तो बच्चे ऑब्वियसली बात है कि उनको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने वाली है। स्लो सेल्फ एस्टीम, दे फील डिस्करेज ड्यू टू रिपीटेड एकेडमिक स्ट्रगल। ये भी होता है, बहुत बार हमने खुद भी फील किया है हमारे बचपन में कि बार बार एकेडमिक लॉस होता है या फिर एकेडमिक स्ट्रगल होती है, क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, लर्न नहीं कर पाते, टीचर से मार खाओ, सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस। तो ये एक स्लो लर्नर की निशानियों में से है, की पॉइंट्स है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप कि आप लोगों को स्लो लर्नर क्या होते हैं और कैसे वो लोग रहते हैं अपने को समझ में आ जाए और आप इजीली ये सारी पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिख पाए। चलिए, तो हम अब ऑलमोस्ट जो नीचे का पॉइंट है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी ये सिर्फ 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते करते, मतलब प्रोबेबली 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते करते हाफ एन आवर मैं ले चुकी हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब हर क्वेश्चन का 2-2 आ रहा है तो 4 हो जा रहा है, इसी वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ओके, what is meant by learning style? Question number 3, huh? Just look carefully. What is meant by learning style? Elaborate the various type of learning style. How will you teach such student having a different learning style? Okay, so learning style refer to the different
way, individual refer the process of absorb information. Every student has a unique learning style which help them to understand them better. मतलब उनको वो चीज़ हर बच्चों का अडॉप्ट करने का, लर्न करने का ये और समझने का तरीका अलग है, और वो अपने अपने तरीके से ही वो प्रोसेस करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस वो अपने अपने तरीके से ही लर्न कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बहुत पॉपुलर हमारे टीचिंग में एग्ज़ाम्पल सभी बच्चों के लिए है कि प्रोजेक्टर वगैरह जो चीज़ें हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल में आ रहा है वो चीज़। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल भी आप उसमें मेंशन करते हो। विजुअल जो चीज़ें आती हैं जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, जिसमें पिक्चर्स, डायग्राम्स, और फिर ऑडियो विजुअल भी। पिक्चर्स और ऑडियो जहाँ पर आ गया और डायग्राम्स, तो बच्चे को ईज़िली समझ में आती है चीज़ें। सो ये चीज़ एक पॉइंट आप लिख सकते हो आप। और आप ये जितना अच्छे से लिखोगे ना, वो चीज़ें एग्जामिनर को भी समझ में आएगी कि हाँ इसको समझ में आ गया करना। वो लोग भी ऊपर ऊपर से देखते हैं, सब पॉइंट्स लिखना क्लियरली, सो दे विल गेट एन आइडिया कि नहीं इसको समझ में आ रहा है और अपने अकॉर्डिंग लिखा है, बट ही और शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑडियो वाला भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत बार होता है कि ऑडियो से जो सुन के जो प्रोजेक्टर पे जो चीज़ें रहती है उसको सुनते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, और उनको फिर उसके बाद है ना ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर मतलब अगर टीचर पूछ रही है तो वो इजीली वो चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा काम है कि वो चीज़ों पे ध्यान दे के चले, रदर देन कि बच्चों पे ही फोर्स करे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। रीडिंग एंड राइटिंग में भी अगर हम देखें जहाँ पे, तो उसमें भी होता है बहुत बार कि बच्चे, एक्सक्यूज मी, बहुत बार होता है कि बच्चों को हम चीज़ें समझाते समझाते भूल जाते हैं कि वो बच्चे ही। दिस लर्नर, रीडिंग एंड राइटिंग का रिगार्ड्स बता रही हूँ। दिस लर्नर रिफर टू read and write their primary method of learning. They learn best by reading books and articles और taking notes. हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चों को ऑडियो समझ में आता है, किसी को ऑडियो विजुअल दोनों समझ में आता है। कुछ बच्चे ये चीज़ समझ तो लेते हैं, बट आंसर याद रखने के लिए उनको नोट्स बनाना पड़ता है। नोट्स बनाओ, लर्न करो, मतलब फिर वो ऐसा रहता है कि अच्छा ये मैंने लिखा था लास्ट नाइट, ये पढ़ी थी मैंने। तो इस तरीके से भी होती है, तो बच्चे ऐसे भी ग्रास्प करते हैं। तो लिख के याद करना, फिर दिमाग में उस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग फिट करना। अब आता है हाउ टू टीच स्टूडेंट विद अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। अभी जैसे कि ऊपर हमने पढ़े थे, विजुअल, ऑडियो, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें सेम मेथड रिपीट हो रहा है कि मतलब हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आप ऊपर का जो भी है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो सेम चीज़ एज इट इज़ हो जाएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल डायमेंशन। एक्सप्लेन द implication of social dimension on growing up with family, friends and neighborhood in society. अभी सोशल डायमेंशन क्या होता है, लेट्स सी। इसमें भी आप प्लीज़ कोशिश करें कि जितना भी हो सके सब सब पॉइंट जो है ना वो याद रखें। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको तो क्वेश्चन में से ही मिल जाती है, उसी को पॉइंट्स पॉइंट्स बना बना कर और ट्री डायग्राम जैसा बनाते जाइए, और उसके बाद आपका आंसर और इजी हो जाएगा। ये स्पेशली फॉर एसपीपी स्टूडेंट जो है, पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत इजी है रिफ़र करने के लिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेज कवर करने में होता है। तो पेज कवर करने के लिए ध्यान रखें कि जितना बड़ी बड़ी चीज़ें लिखोगे, जितना जितना डायग्राम बना बना के करोगे, तो उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेज कवर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखें, बट कंटेंट सही रहना चाहिए, सब पॉइंट सही रहे, अंदर का इतना रीड भी नहीं करता कोई। द सोशल डायमेंशन रिफर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी relationship that shape the individual growth and the development. It include the interactions with the family, friends, peers in the society. Oh.
तो बेसिकली कि जब ये बच्चे जो खुलते हैं, जो सोशल डायमेंशन बोला जाएगा, जो सोसाइटी में खुलो या फिर उनके एज ग्रुप के साथ खुलना, इन द सेंस ओपन अप होना, ओपन अप मतलब इंटरेक्ट करना। बच्चे बहुत बार बोलते हैं ना इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड ये सब रहते हैं, तो ये क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चे को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करके रखते नहीं, ज़मीन से उतरेगा ही नहीं, नीचे जाएगा ही नहीं, फिर उसको हैबिट ही बन जाती है कि नहीं, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। बच्चों को बाहर भेजेंगे, देन ओनली दे विल गेट एन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन में, उनको ग्रोथ करने में और लोगों से इंटरेक्ट करने में हेजिटेशन निकल जाता है उनका। सोसाइटी में होगा, गार्डन में होगा, फैमिली में होगा, फ्रेंड्स में होगा, स्कूल में होगा। इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे ओपन अप होते हैं। दे अंडरस्टैंड द गुड बैड थिंग्स, दे अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव इन द पब्लिक, हाउ टू बिहेव इन द हाउस, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ टू बिहेव इन द स्कूल्स। सो ये सारी चीज़ें यू कैन मेंशन इन सोशल डायमेंशन। Implication of social dimension on the growing up. The family is the first social environment that the child they get. The values, communication style, the emotion supports provided by the family impact a child social development. So basically जो पहला फैक्टर रहता है, जो फैमिली ही रहती है ग्रोइंग अप के टाइम पे। और ये सारी चीज़ें फैमिली से क्या, एथिक्स, वैल्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, सपोर्ट और एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। फ्रेंड्स के साथ peer फ्रेंड्स बिकम अ, हाँ, अभी बच्चों के साथ जो उनके एज ग्रुप वालों के साथ, या फिर उनसे थोड़े बड़े या तो उनसे थोड़े छोटे, इन सब के साथ जो उनका जो मिक्सअप होते हैं, तो उनका जो बिहेवियर, चॉइस, एटीट्यूड, ये सब चेंज होने लगता है। स्पेशली ये सारी चीज़ फिर जो जैसे जैसे वो टीनेजर की तरफ बढ़ने लगते हैं, सो उनके उनके सारे चीज़ों में चेंजेस आने लगते हैं। नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में, नेबर्स में जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव सारे तरीके के अट्रैक्शन इंटरेक्शन सब मिलते हैं उनको। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो दे बिहेव समटाइम। सो इट्स वेरी नॉर्मल, बिकॉज ये ग्रोथ का एक पार्ट है। चलो, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो जिसमें सोसाइटी में भी थोड़ा आप इलेबोरेट कर सकते हो, नेबरहुड में भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन गिव द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दैट। मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम। इट्स ऑलरेडी मैं 42 मिनट्स ले चुकी हूँ। ओके, अब आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें 4 क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन है। एनी फोर यू हैव टू राइट। ओके, अभी इसके आंसर मैंने शॉर्ट इसलिए किया है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, एंड आफ्टर दैट यू कैन इलेबोरेट दैट क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। तो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए छोटा छोटा, मतलब एक सब पॉइंट कहते हैं ना, उतना ही दिया है, और उसके बाद आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो। ओके, इन योर ओन वर्ड्स, explain the role of a teacher in teaching gifted student. A teacher role in teaching gifted student including the identify their unique ability, providing the appropriate challenges, encourage independent learning, and offering the enrichment activities to keep them engaged and motivate. तो अगर बच्चा गॉड मतलब गिफ्टेड है, मतलब नेचुरली उसकी एबिलिटी अच्छी है, या फिर टीचर ही माशाल्लाह बहुत अच्छी मिल गई है, सो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को किस किस तरीके से नरिश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और अगर आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाते हो, या फिर आपको खुद कॉलेज में ये सारे स्टेप्स बताए गए हो, और एज अ स्टूडेंट आप खुद जॉब कर रहे हो, बी तो आपको किस तरीके से टीचर मोल्ड करती है, इवन यू नोटिस दैट थिंग्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, आप उस चीज़ को इलेबरेट कर दीजिए ब्रीफ में। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बी, क्वेश्चन नंबर बी पे। ओके, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
प्रिंसिपल एंड उन दोनों का मतलब इनके जो सब कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। कंटिन्यू प्रोसेस में क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैपन थ्रू आउट द लाइफ, राइट। मतलब शॉर्ट शॉर्ट में इसको पहले पॉइंट को इलेबोरेट कर दीजिए। अनइवन डेवलपमेंट होते हैं, उस पर ध्यान देना है हमें। अब अनइवन डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, द डिफरेंट एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट, फिजिकल इमोशनल प्रोसेस। जैसे कि इससे पहले भी हमने ये सारी चीज़ें रिपीटेड है कि बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें उनकी डेवलप होती है, अलग अलग एरिया होती है, विच एज अ टीचर वी नीड टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। ओके। उसके बाद हेरिडेट एनवायरनमेंट जो होता है, जो अभी जो पेरेंट्स के जेनेटिकली दोनों पेरेंट्स से उनको जो मिला रहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। सो ऑलरेडी ऊपर के आंसर में से आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा। ओके, सो नाउ write a impact of smartphones on school student। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। पॉजिटिव क्या होता है कि उनको उनको क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अभी बहुत सारी वेबसाइट है जिससे बायजूस हो गया, फिर स्टेट बोर्ड हो गया, और बहुत सारी अलग अलग है जहाँ से उनको क्वेश्चन आंसर्स इमिजिएटली मिल जाते हैं, सारी चीज़ें नोट्स कंप्लीट करने के लिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है और टीचर्स से पूछने में हेजिटेशन फील होता है, तो दैट टाइम दे प्रीफर। और नेगेटिवली आपको भी पता है कि अभी अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और भी बाकी दूसरी चीज़ें, रील्स चल रहे हैं, तो बच्चे स्क्रॉल करते और नेगेटिवली इम्पैक्ट होते, गेम्स खेलते, सबसे ज़्यादा वीडियो गेम्स हैं और तो दी ज़्यादा नेगेटिव, और हेल्थ इशू हो सकते हैं, आई इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कॉमन चीज़ है, तो इसको और इलेबरेट हम कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिए। मतलब मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसी वजह से दे रही हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। मतलब अगर चीज़ें हमें समझ में आ रही है तो उसको इलेबरेट करना नॉट बिग डील, करेक्ट। ओके, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अडल्टन स्टेज। अब मेंटल डेवलपमेंट क्या रहेगा, मेंटल डेवलपमेंट जिसमें इससे पहले भी हमने पढ़े थे कि बच्चों की क्यूरोसिटी लेवल बढ़ जाती है, उनके स्किल डेवलप होने लगते हैं, वो हर चीज़ को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिसीजन वाइज जो रहती है चीज़ें वो खुद वो लेना पसंद करते हैं, वैल्यूज़ बिलीव्स उनके चेंज हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसी होती है कि उनको खुद समझना है, उनको खुद समझना है, खुद करना है ये सारी चीज़ें। तो इसको हम इलेबोरेट कर सकते हैं, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट। अब डिसेबल स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, डिफ़िकल्टीज क्या फेस करते हैं, तो डिसेबल स्टूडेंट क्या फेस कर सकते हैं, उनको वो बच्चे किस तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं, और उनको प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो भी हमें मेंशन करना है, और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल तो नहीं बोल सकती, पर ऑडियो वो बच्चे जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग की तरीके से, तो उनको वो चीज़ें याद रहती हैं। और डेफिनेटली टीचर्स का जो बिहेवियर है, जेस्चर है, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। मेमोराइज चीज़ें बच्चे कर लेते हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ों पे हमें देना है। और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, आप थोड़ा एक गो थ्रू कर लीजिए और फिर लर्न कीजिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है, हार्डली 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, उसमें मुझे कंक्लूड करना है, तो जिस वजह से मैं हर पॉइंट को रीड करके आपको नहीं बता रही। लास्ट वाला जो है एफ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स बताना है। सिटीजन हैव अ राइट ऑफ वोट चूजिंग लीडरशिप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हाँ हमें राइट है एज ए इंडियन सिटीजन कि हमें किसको वोट करना है, किसको चूज़ करना है, दैट इज़ अप टू अस। और ये हमें इंडियन लॉ से मिला है, सो दैट इज़ द नंबर वन। रूल ऑफ लॉ, एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ इंश्योरिंग द फेयरनेस। सबके लिए इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग द राइट एंड फ्रीडम्स, individual rights, freedom
जो इंडिविजुअल पर्सन राइट होती है वो मिलती है फ्रॉम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी, द गवर्नमेंट ऑफिशियल आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड मस्ट एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो पब्लिक चीज़ें होती है उसमें उनका इंटरेस्ट और उनके लिए ये सारी चीज़ें बोलना बहुत आसान हो जाता है और उनको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता। सो दीज आर द थिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 3 इयर्स के चाहिए तो इंशाल्लाह मैं जल्दी वो कोशिश करती हूँ प्रोवाइड करने की। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।